अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें थर्मोकेमिस्ट्री की तो वो सारी की सारी थर्मोकेमिस्ट्री इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है असल में ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसी पे बेस्ड है, उसी से इसको डिराइव किया गया है और इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही मिलती जुलती है। तो आइए ज़रा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये तो स्टेटमेंट आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल मिलती जुलती स्टेटमेंट है दोनों की, इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही लिया गया है। तो आइए ज़रा इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है कि एनर्जी को ना ही तो आप बना सकते हो, ना ही एनर्जी को आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो। कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपके घरों में खाना बनता है, ठीक है। खाने में क्या होता है, आप थर्मल एनर्जी को यूज़ करते हो और उसको कन्वर्ट करते हो हीट के अंदर। वो जो हीट है उसकी वजह से आपका खाना या आपकी चाय या आपकी रोटी वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है। इसी तरह से अगर आपके घरों में देखा हो, इलेक्ट्रिसिटी को देखा हो, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है ना, बल्ब की शक्ल में। तो ये तो समझ आती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कहता है कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है। तो इसको समझते हैं। आइए ज़रा देखिए, सपोज़ करो कि ये मेरे पास एक पेंडुलम है, या कह लो कि एक धागे के साथ मैंने कोई कॉइन या कोई सिक्का वगैरह या कोई रिंग वगैरह बांधी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिंग को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। इस रिंग को यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आया, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे लाया तो इस असल में मैंने क्या किया है, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र की है। यहाँ से मैं इसको एनर्जी देना शुरू किया और यहाँ पे ले आया, ठीक है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो वो क्या थी, ज़ीरो थी। यहाँ पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है अगर मैंने उसको यहाँ पे रोका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा तो बच्चों ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसको यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो मिनिमम होना शुरू होगी और इस पॉइंट पे आके वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से वो चला है, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है ना। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में गई, जिसकी वजह से अब ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है ना, ये इस साइड को मूव कर जाएगा। समझ आती है। अब अगर इसको आपने एनर्जी एक दफ़ा दे दी, जो आपका लाभ हो रहा है कि एनर्जी का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, अगर आपने इसको एनर्जी दे दी, ठीक है ना, तो इसको क़यामत तक इसी तरह टू एंड फ्रो मोशन करते रहना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स के बाद आपका ये जो रिंग होगा वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ऐसा क्यों होता है, एनर्जी किधर जाती है, असल में तो एनर्जी वो कहता है कि ख़त्म हो ही नहीं सकती, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो ख़त्म हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर एनर्जी ख़त्म नहीं होती तो ये यहाँ पर आके रुक क्यों जाता है, इसको ज़रा समझना। असल में होता क्या है कि जब ये यहाँ से चला, ठीक है ना, ये यहाँ से चला तो ये किस में चला, हवा के अंदर ही आपने छोड़ा ना इसको, तो हवा में क्या होगा बच्चों, एयर के पार्टिकल्स होंगे इसके आसपास, है ना, एयर के पार्टिकल्स होंगे ना। तो इसको समझने के लिए देखो कि ये आप हो, ठीक है, आप अपनी असेंबली के अंदर खड़े हो और आपका कोई दोस्त आता है पीछे से, वो आपको आके ज़ोरदार धक्का देता है, ठीक है ना। आप इस तरह से खड़े हो और आपका दोस्त पीछे आता है, वो आपको ज़ोर से धक्का देता है। उस धक्के से क्या होगा, वो अपनी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र करेगा और उस एनर्जी ट्रांसफ़र होने की वजह से जैसे पहले आप स्टेबल थे, आप स्टेबल नहीं रहोगे, आगे की तरफ जाओगे और अगर धक्का ज़्यादा ज़ोर से लगा होगा तो हो सकता है कि आप नीचे गिर जाओ। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब ये यहाँ से चलता है, ठीक है ना, ये यहाँ से चलेगा तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो एयर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे,
जब ये यहाँ से चलेगा तो उसके साथ इनकी क्या हो जाएगी, कोलिजन हो जाएगी, और जिसके साथ कोलिजन होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। असल में इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी इस गैस के पार्टिकल को, यानी कि फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन की तौर पर आप इसको समझ सकते हो। इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, तो वो तो क्या हो रहे हैं, आपकी तरह गिर रहे हैं। तो जब ये अपनी सारी एनर्जी इन मालिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देगा तो इसके पास क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो बच्चों ये इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये है कि एनर्जी वाकई ही कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या हो रहा है, एयर के पार्टिकल्स को मिलती जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने आपको समझाया है। अब इसी की सेंस को हम चेंज करके लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे चलते हैं, ठीक है। इसी की सेंस को अभी थोड़ा सा चेंज करना है बच्चों। हम थर्मोडायनामिक्स में तो सिस्टम पढ़ते हैं, हम पेंडुलम को तो स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम तो किसको स्टडी कर रहे हैं, इस सिस्टम को। तो सिस्टम का मतलब क्या है, एक सिलेंडर और उसमें हमने गैस को फिल किया हुआ है और उसके ऊपर कोई पिस्टन वगैरह रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गैस ली हुई है तो गैस के अंदर भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। और जो गैस आपने यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं होता हीट देने से उसको। तो अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से हीट ट्रांसफ़र करनी है। सपोज़ कि मैंने यहाँ से इसको हीट ट्रांसफ़र की, जैसे ही हीट मिलेगी इसको नीचे से, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी क्या होगी, हीट की वजह से इनकी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आपने किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाते थे, इससे पीछे वाला टॉपिक, हम उसके ऊपर वर्क डन कर सकते हैं, हम उसको हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होगी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ने से इन पार्टिकल्स के पास, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बच्चों, अगर तो आपने कांस्टेंट प्रेशर लिया हुआ है तो ये पार्टिकल्स इस पिस्टन के साथ जाके टकराएंगे, जिसकी वजह से इस पिस्टन पे एक फोर्स लगेगी। मतलब ये आपके पास एक बॉक्स है और इसको आप इस पॉइंट पे लाना चाह रहे हो, पॉइंट पी पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाओगे, है ना। फोर्स लगेगी तो ये क्या करेगा, इतना डिस्टेंस तय करेगा। तो फोर्स और डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, है ना। प्रेशर लगाने से हो सकता है वॉल्यूम में चेंज आ जाए, इधर लिखता हूँ इसको, ठीक है ना। वॉल्यूम में चेंज आ गई इतनी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, असल में आपने क्या किया है, आपने अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो उससे क्या होना है, सिस्टम को आपको हीट देनी पड़ेगी या उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो इससे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये आपकी हो गई हीट, ठीक है, और यहाँ पे हो गई इंटरनल एनर्जी, और नेक्स्ट यहाँ पे आप ले लो वर्क डन, ठीक है। इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो आप उस पर वर्क डन कर सकते हो, आप उसको हीट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी से उसकी हीट बढ़ानी है तो आप उसकी इंटरनल एनर्जी से उसकी हीट बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन करवा सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे वर्क डन हुआ, इंटरनल एनर्जी इसकी ज़्यादा हुई और उससे क्या हुआ, सिस्टम ने वर्क किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया, ठीक है। तो ये है आपका कि आपकी हीट, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरकन्वर्टिबल हैं, इंटरकन्वर्टेबल हैं, यानी कि आप इनको एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। हीट भी क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, वर्क डन भी क्या होगा, एनर्जी की ही एक फॉर्म है, और इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। तो ये है असल में आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इस स्टेटमेंट का यहाँ पे ये सेंस है, ठीक है, कि हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर वर्क डन को आप इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, या इंटरनल एनर्जी को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और ये मैंने एरो जो हैं वो क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में लगाए हैं, इसी वजह से कि हीट इंटरनल एनर्जी में भी आ सकती है, इंटरनल एनर्जी हीट में भी जा सकती है, हीट से वर्क डन भी हो सकता है, वर्क डन से हीट भी मिल सकती है, वर्क डन से इंटरनल एनर्जी भी मिल सकती है, इंटरनल एनर्जी से वर्क डन भी मिल सकता है, ठीक है, समझ आती है। तो अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ चलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हमें बताती है। तो ये सारी स्टेटमेंट थी जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी थी,
इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब अगर आपने किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, ठीक है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अभी हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, और हीट आपकी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है। तो इट्स मीन कि अगर आपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना है तो आपको सिस्टम को हीट करना पड़ेगा, प्लस उस सिस्टम पे वर्क डन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है आपके पास, E, ठीक है, और हीट क्या होती है, हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, और आपका वर्क डन क्या होता है, W। और केमिस्ट्री में वर्क डन का मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो E इज इक्वल टू हो गया Q प्लस PV, ठीक है। अब ये E क्या है, इंटरनल एनर्जी। आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मालिक्यूल में पता नहीं कितने किस्म की एनर्जी है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये नहीं पता कि मालिक्यूल्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है ना, तो उनको फाइंड आउट करना नामुमकिन है। और दूसरी बात कि उससे हमें सरोकार ही नहीं है, हमें क्या है, हमें सिर्फ चेंज का मेजर, हमने चेंज मेजर करनी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा E को मेजर करेंगे। तो इसके साथ डेल्टा E आ जाएगा इज इक्वल टू Q प्लस डेल्टा PV, ठीक है ना, डेल्टा PV, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, प्रेशर वाले में भी चेंज आएगा जब आप हीट ट्रांसफ़र करोगे या इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करोगे। कैसे, यहाँ पे था आपका सिस्टम, आपने उसको हीट किया, हीट की वजह से इस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ी, या आप कह लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ, उनकी मोशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई। मोशन फास्ट होने का मतलब क्या है कि उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई। एनर्जी ज़्यादा आ गई तो ये जाके इस पिस्टन के साथ टकराएगा और इस पर क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। प्रेशर क्रिएट करने पे पहले आपका वॉल्यूम था ये इतना, ठीक है ना, V1, फिर आपने उसको हीट किया, इन मालिक्यूल्स ने जाके पिस्टन पे प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम आपका चेंज आया इतना, पहले इतना था ना, अब ये इतना वॉल्यूम चेंज हो गया। इसको आप कह लो कि V2। तो वॉल्यूम में चेंज आ रही है ना, वॉल्यूम में चेंज आ रही है ना, प्रेशर तो जितना था उतना ही है। तो आप इसको कैसे लिखोगे फिर, डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, ठीक है। आप इसको क्या लिखोगे, P डेल्टा V। लेकिन जब भी हम थर्मोडायनामिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो आपके जहन में फौरी से ये आना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी हम फाइंड आउट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देना है, वहाँ पे जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी को स्टडी करोगे तो वो आपकी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी। तो जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, जितनी मर्जी हीट यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें आप, ठीक है ना, तो इस वॉल्यूम को जब आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया, ये मूवेबल नहीं रहा, तो क्या होगा बच्चों कि ये पिस्टन ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, नहीं ना जाएगा। तो मतलब यहाँ से वॉल्यूम में चेंज भी नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो आपका डेल्टा V किसके इक्वल हो गया, फिर 0 के इक्वल हो गया ना डेल्टा V। डेल्टा V किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो अब यहाँ पे हम उसको लिख लेते हैं बाकी इक्वेशन को। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V, मैंने बोला डेल्टा V हमने जब भी इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है तो हम ये काम करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करें तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो आपका वॉल्यूम में चेंज 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा E इज़ इक्वल टू हो गया Q प्लस 0, इस फैक्टर को 0 किया तो वो सारा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा E की वैल्यू आ जाएगी आपकी Q, और यहाँ पे Q के साथ एक छोटा सा V डाल देते हैं नीचे उसके। V का मतलब क्या है कि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हो। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप काम कर रहे हो तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी की चेंज है वो किसके इक्वल आएगी, हीट आपने कितनी ट्रांसफ़र की है किस सिस्टम को, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, हीट आपने कितना ट्रांसफ़र किया है किस सिस्टम को। तो ये था आपके पास सारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।